सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अध्याय 9 जन सुविधाएं और यह उसका दूसरा भाग हम देख रहे हैं आज। और इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं चेन्नई में पानी की आपूर्ति, पोर्ते एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति, सुलभ इंटरनेशनल संस्था, विकल्पों की तलाश, सरकारी और निजी सुविधाओं में अंतर और निष्कर्ष और सरकार की वितरण प्रणाली में कुछ खामियां। इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पहले देखे हैं, अमू और कुमार ने जब शहर का जायजा लिया तो उनको कुछ अलग नज़ारा देखने को मिला, जहां पानी की विभिन्न इलाकों में समस्या नज़र आई थी। अभी हम देखते हैं कि जब चेन्नई में इस प्रकार की जो समस्या है तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि क्या सबको पानी मिल रहा है। तो हमने देखे हैं कि कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है तो कुछ इलाकों में बहुत ही कम आता है। ठीक है। और दूसरी, जलपूर्ति में कमी का जो बोझ होता है ज़्यादातर गरीबों पर पड़ता है। अभी इसका भी एक कारण होता है, क्योंकि और हम अगर देखेंगे, अमीर लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय होते हैं और गरीब होते हैं। इनमें से मध्यम वर्ग और अमीर लोग आसानी से इसके लिए हल ढूंढ लेते हैं, वो समस्या का हल ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल की पहुंच होती है। कुछ ही लोगों को इस प्रकार से सुरक्षित पर्याप्त मात्रा में पेयजल प्राप्त होता है। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको सुरक्षित जल प्राप्त नहीं होता, और जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं के पास पानी का अधिकार ऐसा हो गया है। लेकिन यह स्थिति हमारे भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 21 में बताए गए हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि पानी सभी को मिलना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पानी उपलब्ध होना चाहिए। अगर वह नहीं होता है तो वह हमारे जीने के अधिकार का हनन है, ऐसा माना जाएगा। और यह स्थिति पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बहुत दूर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए स्वच्छ जल प्राप्त नहीं होता। मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं वह लोग इस तरह से पर्याय ढूंढ लेते हैं, जैसे कि बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर, बोतलबंद पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इस प्रकार के कोई साधन नहीं होते। ग्रामीण और शहरी इलाकों की अगर हम तुलना करेंगे तो ग्रामीण इलाकों में पानी का इस्तेमाल मनुष्य और मवेशियों दोनों के लिए ज़रूरी होता है। और इस इलाके में कुएं होते हैं, हैंडपंप होते हैं, तालाब होते हैं, कभी कभी छत पर स्थित टंकियों से भी उनको पानी मिल जाता है। और यहाँ जो ज़्यादातर जो पानी के स्रोत होते हैं वह निजी स्वामित्व वाले होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के, किसी समुदाय के होते हैं। शहरी इलाकों की अगर तुलना करेंगे इनके साथ तो ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलपूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव होता है। लेकिन ज़रूरत ज़्यादा ग्रामीण इलाकों को होने पर उनको सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी ही इससे भी बेहतर सुविधा शहरी इलाकों में लोगों को प्राप्त होती है। तो ये असमान तरीके से वितरण प्रणाली है। अन्य सुविधाओं में अगर देखेंगे तो 2001 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार जो सर्वे किया गया है उसमें 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखेंगे तो आज भी 7,80,00,000 लोगों का जो परिवार है आज भी अंधेरे में है, जिनके घर में बिजली नहीं पहुंची है। तो ऐसी परिस्थिति होए और ऐसी सुविधाएं, जो बिजली जैसी सुविधाएं हैं, हर घर तक पहुंचनी चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। इस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोर्ते एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति कैसे की जाती है। तो ये पोर्ते एलेग्रे है, यह ब्राज़ील का एक प्रमुख शहर है। और इस शहर के लोग, बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन
इनमें एक खास बात यह है कि शिशु मृत्यु दर यहाँ बहुत ही कम है अन्य शहरों के तुलना में। यहाँ नगर जल है, नगर जल विभाग है, और यह सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराता है। और इसीलिए शिशु मृत्यु दर जो होते हैं उसमें भारी कमी दिखाई देती है। यही कारण है क्योंकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कारण। और यहाँ आम लोगों के जेब को भी पुरा सके इस तरह से औसत कीमत रखी गई है, जिससे गरीब से गरीब आदमी भी यहाँ केवल आधी कीमत, गरीब से गरीब लोगों से केवल आधी कीमत ली जाती है। और इससे विभागों को भी फायदा होता है। इसका इस्तेमाल जलपूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है, जो पैसा मिलता है लोगों से। और जल विभाग का यह काम पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी ढंग से चलता है। और कोई भी अगर विभाग में कोई योजना हाथ में लेनी है, योजनाओं की शुरुआत करनी है, तो सब मिलकर तय करते हैं। और ये इस वहाँ जनसभाएं होती है, और जनसभाओं में जनता प्रबंधकों के समक्ष सुनती है। जल विभाग की जो प्राथमिकताएं होती है वह तय करने के लिए वोट के जरिए फैसला लिया जाता है। तो यहाँ कि बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से निर्णय लिया जाता है। और इसीलिए पोर्तो एलेग्रे जो ब्राज़ील का एक शहर है, यह एक आइडियल शहर कह सकते हैं हम। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सुलभ इंटरनेशनल, यह एक एनजीओ गैर सरकारी संगठन है जो लोगों के लिए शौचालयों का निर्माण करके देती है। तो इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम है कि पीने के साफ पानी के अलावा यह भी ज़रूरी होता है कि पानी से जो फैलने वाली बीमारी होती है उसको रोकना है, और वह किस माध्यम से होती है उस पर भी सोचना पड़ेगा। और इसीलिए इन बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का भी ध्यान रखना पड़ता है। और यह स्वच्छता भारत में जो स्वच्छता सुविधाओं का दायरा होता है, यह जलपूर्ति से भी बहुत छोटा होता है। मतलब हम जिस प्रकार से जलपूर्ति की सुविधाएं देते हैं उससे बहुत ही कम है। जैसे कि 2011 के जो सरकारी आंकड़े बताते हैं अपने को कि भारत के 87% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन स्वच्छता सुविधाएं जो होते हैं, घर के भीतर जो शौचालय होने चाहिए, वो केवल 53% परिवार में ही उपलब्ध है। इसका मतलब आधे लोगों के पास, भारत के लगभग आधे लोगों के पास जो शौचालय होने चाहिए वो अभी भी नहीं है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों में गरीबों की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती है। तो ग्रामीण होते हैं, यहाँ शौचालयों की सुविधा बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देती है, लेकिन शहरों में ये पर्याप्त मात्रा में होती है। तो इसीलिए गैर सरकारी जो संगठन है सुलभ इंटरनेशनल, यह पिछले 5 दशक से निम्न जाति, निम्न आय वर्ग लोगों के सामने मौजूद स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने के लिए बेहतर कोशिश कर रहा है। और इस संगठन ने लगभग 8,500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इकाइयाँ और 15 लाख से भी ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाकर दे दिए हैं, जिससे 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो ये है सुलभ इंटरनेशनल एनजीओ का कार्य। सुलभ की जो सुविधा होती है और इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब और मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। तो ये अमीर लोगों के बजाय गरीब लोगों के लिए कार्य करने वाली यह संगठन है। दूसरी बात है, सुलभ इंटरनेशनल जो संस्था है, यह सरकारी पैसे से शौचालय बनाने के लिए नगर पालिकाओं के साथ एग्रीमेंट कर चुके हैं। जैसे कुछ लोकल बॉडीज होते हैं उनके साथ भी वे एग्रीमेंट, अनुबंध किए हैं। और यह स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं। यह जमीन है, जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं। जबकि जो रखरखाव की जो लागत होती है कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से पूरी की जाती है। और शहरों में जो शौचालय होते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करने वालों से 2 रुपये से लेकर 5 रुपये तक, 2 से लेकर 5 रुपये तक का शुल्क लिया जाता है। तो ये हो गए सुलभ इंटरनेशनल द्वारा की गई कामगिरी। आगे देखते हैं विकल्पों की तलाश। जब इतनी सारी समस्या है तो
इसके लिए कुछ तो विकल्प ढूंढना ही पड़ता है। जैसे कि शहरी जल आयोग ने यहाँ बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए, यह उसका अधिकार है। लेकिन अगर हम देखेंगे जो नियम बताया है कि जो नियम बताया है क्या, कि शहरी जल आयोग ने कि प्रति व्यक्ति को 135 लीटर पानी मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम वास्तव में देखेंगे तो आलीशान होटल में 1600 लीटर तक पानी उपलब्ध होता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और झुग्गी बस्तियों में केवल 20 लीटर पानी उपलब्ध होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि सरकार द्वारा मुहैया कर रहे जो वितरण प्रणाली है, जो पानी की जो सुविधा दी जा रही है, उसमें भारी तफावत आ रही है। तो सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा पा रही है, और इसीलिए जलापूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंप दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। जैसे कि दुनिया भर में जिन जिन देशों में जलापूर्ति की जिम्मेदारी सरकार कर रही है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन निजी जलापूर्ति व्यवस्था के उदाहरण बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि जल जैसी सुविधा होती है वह केवल सरकारी अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सार्वभौमिक जलपूर्ति सब लोगों तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ये जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे कुछ उदाहरण होते हैं कि जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी कहीं किसी देशों ने निजी कंपनी को सौंपी गई है। ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि बोलीविया जैसे देश में तो दंगे भी फैल गए, जिसके दबाव में सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी है। और इस तरह से कुछ उदाहरण हैं कि भारत में जो सरकारी जल विभाग की सफलता के कई उदाहरण हैं, लेकिन यह उदाहरण बहुत ही कम नज़र आते हैं। और यह उदाहरण बड़े बड़े शहरों में कुछ हद तक या कुछ सीमित तक ही दिखाई देते हैं। कि जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि मुंबई का जलपूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। हाल ही एक रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में भी जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजना शुरू की है, ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। और वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों को भी सेवाएं ली जा रही है। लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है, और यही उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। मतलब क्या है, वो सरकार से बांधिल होते हैं, सरकार के कॉन्ट्रैक्ट या सरकार के नियम के अनुसार ही वो चलते हैं। आइए देखते हैं, जो जल सुविधा होती है या कोई भी सुविधाएं होती है, जो सरकारी होती है और निजी होती है। तो सरकार का मकसद होता है कल्याणकारी योजना के रूप में उसको चलाना है, और इसीलिए कल्याणकारी योजना के माध्यम से वितरण करना है। लेकिन निजी कंपनियों को जब हम देते हैं तो उनका पूरा का पूरा मकसद होता है, केवल मकसद होता है आर्थिक लाभ कमाना। दूसरा है कम से कम दाम पर वितरण किया जाता है सरकारी योजनाओं द्वारा, लेकिन यहाँ दाम ज़्यादा लिया जाता है। और सरकारी योजनाएं जो होती है, सरकारी सुविधाएं जो होती है, वो सामान्य लोगों को ध्यान में रखते हुए वितरण किया जाता है। निजी में ऐसा नहीं है, निजी सुविधाओं में ऐसा नहीं है। अमीर और धनी लोगों के लिए ये सुविधाएं मुहैया की जाती है। सरकारी जो सुविधाएं होती है, जल सुविधाएं होती है, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वितरण किया जाता है। लेकिन निजी कंपनियों के हाथ में जब इस प्रकार का अधिकार दिया जाता है तो वह मनमाने ढंग से वितरण करने लगते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। तो निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि यह हमारी बुनियादी ज़रूरत होती है। कोई भी जो सुविधा होती है, जन सुविधा होती है, वो हमारी बुनियादी ज़रूरत होती है, मूलभूत ज़रूरत होती है। और संविधान में भी ये तय बताया गया है कि पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, यह अधिकार जीवन के अधिकार का एक अविभाज्य हिस्सा है, ये जो किसी भी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। और इसीलिए सरकार की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त जन सुविधाएं मुहैया कराए। इससे कोई भी वंचित नहीं रहना चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब सरकार इस प्रकार की व्यवस्था या वितरण प्रणाली
शुरू करते हैं तो उसमें कुछ खामियां तो नज़र आती है। जैसे कि सुविधा जो होती है वो सुविधा है शहरों के लिए भी होती है और ग्रामीणों के लिए भी होती है, लेकिन जो प्रणाली है, वितरण प्रणाली है, उस पर अभी तक संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाई देती है। और आपूर्ति जो होती है वो कमी और वितरण में भारी असमानता दिखाई देती है। जैसे कि हमने देखे हैं कि शहरों में अच्छी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत ही कमज़ोर सुविधाएं कमज़ोर मात्रा में या कम मात्रा में वितरण किया जाता है। शहरों के मुकाबले में गांव में तो ये सुविधा की स्थिति बहुत ही खराब होती है। संपन्न बस्तियों में अच्छी सुविधाएं मिल जाती है, वही गरीब बस्तियों में यह सेवा की स्थिति कमज़ोर होती है। और इसीलिए इस जैसे सुविधाओं की निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। और इसीलिए इसीलिए निजी कंपनियों के बजाय सरकार को ही अपनी वितरण प्रणाली में, अपनी व्यवस्था में, अपने प्रशासन में बदलाव करके आम लोगों तक इस प्रकार की सुविधा पहुंचनी चाहिए। और इसीलिए सरकार का यह प्रयास होना चाहिए। एक बात तय है कि देश के हर नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का संविधान के अनुसार हक है और वह प्राकृतिक अधिकार है, और उसे यह सुविधा समतापूर्वक ढंग से मिलनी चाहिए। यही सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।